हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का जो आपका क्लास वो चैप्टर 11 है आपका, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 है, यहाँ मेंशन करना भूल गया हूँ। फिलहाल आपका जो चैप्टर है आज चैप्टर नंबर 11 है। इसके बाद चैप्टर 12 है और आपका सीडीपी का सिलेबस लगभग ख़त्म हो जाएगा। समावेशी शिक्षा रह गई है आपकी, है ना। और बाकी जो चैप्टर की प्रैक्टिस हुई वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हुई, ठीक है। चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस हुई। आज जो हमें कवर करना है, चैप्टर का नाम क्या है 11 का, अधिगम का आकलन व सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एवेल्यूएशन, ठीक है। सिलेबस में काफ़ी लंबा लिखा हुआ है लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिखा है, जिसमें आज हम कवर करेंगे अधिगम के लिए आकलन के रूप में आकलन का आकलन, विद्यालय आधारित आकलन पढ़ेंगे और उसके बाद विद्यालय आधारित आकलन के प्रमुख प्रकार यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो आकलन और एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक। तो समझते हैं कि अधिगम के लिए आकलन किसे कहते हैं, ठीक है। देखो, इसकी भी एक ट्रिक है समझने के लिए आकलन, ठीक। या तो पहले हम आकलन समझ लेते हैं, आकलन कहते किसे हैं। देखो, आकलन का उद्देश्य, किसी भी आकलन का उद्देश्य स्कूल में करने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम उसे बच्चे को पास या फेल करें। आकलन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो कमियां हैं वो बच्चा कैसे सीखना चाह रहा है। यानी कि यदि मैं क्लास में हिंदी पढ़ाने गया हूँ, बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाह रहा है, बच्चा खेल के माध्यम से सीखना चाह रहा है या कहानी के माध्यम से सीखना चाह रहा है, ठीक है। तो उस सब का आकलन करना, पता लगाना, उसे आकलन बोलते हैं, ना कि फेल या पास करना, ठीक। आकलन समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि अधिगम के लिए आकलन किसे कहते हैं। देखो, के लिए का मतलब को आपको याद रखना है। के लिए का मतलब होता है के पहले, ठीक, के पहले या के दौरान। बस इन दो टैग वर्ड को आपको याद रखना है, ठीक है। के लिए का मतलब होता है के पहले या के दौरान। ये ऐसा समझिए कि आप एक टीचर हैं, कक्षा में गए और आपने क्या किया, गंगा को पढ़ाना शुरू कर दिया, गंगा नदी के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर इस तरीके से आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। 1 घंटे के बाद आपको पता चला कि बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया है। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि बच्चा जो है अपने घर से क्या सीख कर आया है, एक हैंडपम्प सीख कर आया है, छोटी सी टंकी सीख कर आया है, ठीक है। तो आप ये पता नहीं कर पाए, ठीक। यदि आप पता कर लेते कि बच्चा कहाँ से आया है, क्या सीख कर आया है, तो फिर आप जो टॉपिक शुरू करते उसके घर के टंकी से ही शुरू करते। तो इसे ही हम अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। यानी कि कक्षा में आने से पहले और आने के बाद, जैसे कि अधिगम के दौरान, जैसे कि मैंने बताया, या अधिगम के पहले बालक का क्या ज्ञान करना, कि उसका पूर्व ज्ञान जान लेना कि बच्चा, अगर पानी मुझे आज पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाऊँगा। तो पहले मैं बच्चे का जानूँगा कि बच्चा किस एरिया से आया है, वहाँ पर पानी का इस्तेमाल किस रूप से करता है, टंकी के माध्यम से करता है, नल के माध्यम से करता है, कुएँ के माध्यम से करता है, उसकी रुचि जानूँगा। उसके बाद ही मैं गंगा चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँगा। उसकी रुचि के बारे में जानूँगा कि बच्चा कैसे, अब मैं आया और मैंने क्या करा, खेल के माध्यम से पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने ये जाना ही नहीं रुचि उसकी कि वो क्लास में कहानी के माध्यम से पढ़ाना चाह रहा था। तो यहाँ पर भी मेरा पढ़ाना क्या होगा, 1 घंटा फ़िज़ूल का होगा, ठीक है। उसका मानसिक क्षमता जानेंगे, मानसिक क्षमता क्या है, बौद्धिक क्षमता, उसकी गृह शक्ति, उसकी कमियाँ जानेंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। ज़रूर तो आदि का आकलन कर लेना ताकि बालक के अनुकूल शिक्षण विधि हो सके। जब मैं ये सब चीज़ें जान लूँगा तभी तो मैं शिक्षण विधि का इस्तेमाल करूँगा बच्चे के सामने। अब मैं आते शुरू हो जाऊँ कि गंगा नदी यहाँ से निकलती है, तो बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो मैंने 1 घंटा या 40 मिनट का पीरियड लिया है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। क्लियर हो गया अधिगम के लिए आकलन, ठीक। उसके बाद पाठ्यक्रम, कक्षा का वातावरण आदि निर्मित किया जा सके, अधिगम के लिए आकलन कहलाएगा आपका। अर्थात ये आकलन केवल सुधार के लिए होता है, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया। इसलिए इसे हम कौन सा आकलन कहते हैं, रचनात्मक आकलन भी कहते हैं। तो अधिगम के लिए आकलन को रचनात्मक आकलन भी कहते हैं। अर्थात ये फेल या पास का आकलन ना होकर बेहतर सिखाने के लिए किया गया आकलन होता है। तो अधिगम के लिए आकलन, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी भी वजह से अगर क्लियर नहीं हुआ है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दूसरे तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो अधिगम के लिए आकलन का मतलब होता है कि पहले ही और के दौरान आकलन करना अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम करते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी अधिगम के रूप में आकलन। के रूप का मतलब होता है बेटा
के रूप के मतलब होता है बच्चे का खुद का आकलन, यानी स्वयं का आकलन करना, स्वयं का आकलन करना। ठीक है, स्वयं का आकलन करना कैसे करके, देखो जब बालक खुद से खुद का आकलन करता है तो वे अधिगम के रूप में आकलन कहलाएगा। यहाँ से लगभग हर साल एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बच्चा कंफ्यूज होता है। क्वेश्चन भी किस तरीके से पूछा जाएगा अभी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे के तौर पर मैं बोलूँ, यानी कि जब बालक खुद से खुद का आकलन करता है तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि एक बालक का सवाल हल करते समय सूत्र की सही पहचान का आकलन करना। ठीक है, तो ये कैसा कहलाएगा, अधिगम के रूप में आकलन कहलाएगा। जैसे कि कोई बच्चा सवाल सॉल्व कर रहा है, उसको क्या क्या दिया है, प्रॉफिट उसको दे रखा है, CP दे रखा है, SP दे रखा है, तो उसने दिमाग में या तर्क करा कि यार इसमें प्रॉफिट का फार्मूला लगेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। उसने सोचा ये फार्मूला लगेगा, तो उसने खुद का आकलन किया। उसके बाद वो फिर दोबारा सोचेगा कि मैंने ये फार्मूला ठीक लगाया है या नहीं लगाया है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, अधिगम के रूप में आकलन। एक एग्जाम्पल और लिया है मैंने यहाँ से, और ये वाला तो क्वेश्चन में ही आता है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे होंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मिलेगा कि एक बावर्ची का भोजन पकाते समय नमक का भोजन में स्तर जानना कौन सा आकलन कहलाता है, तो अधिगम के रूप में आकलन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अधिगम का आकलन। देखो का आकलन का मतलब होता है के बाद, के बाद, इसको याद रखना है। अब के बाद से आप समझ गए, यानी कि पढ़ाने के बाद आकलन किया जाएगा। ठीक है, जैसे शिक्षण अधिगम सत्र की समाप्ति पर या यह जानना कि विद्यार्थी किस सीमा तक सीख पाया है, अधिगम का आकलन कहलाता है। यह आकलन क्लास में भी हो सकता है टॉपिक ख़त्म होने के बाद, जैसे कि किसी ने टॉपिक पढ़ाया जल। ठीक, जल जब पूरा कंप्लीट पढ़ा लिया उसके बाद क्वेश्चन करना बच्चों से, जल के बारे में पूछना कि जल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, जल का स्रोत क्या होता है। ठीक है, ठीक, तो ये क्या हो गया, जब हमने पढ़ाने के बाद आकलन किया, ये हमारा कहलाता है अधिगम का आकलन। या जो हमारा वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, वार्षिक जो परीक्षाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वार्षिक परीक्षाएं भी जो हमारी होती हैं वो भी हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, के बाद आकलन। क्योंकि उसके बाद जो साल की समाप्ति पर होता है, ज़रूरी नहीं है साल की समाप्ति पर हो, क्लास में भी हो सकता है। जैसे क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया, उसके जब टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया उसके बाद प्रश्न पूछना, ये भी अधिगम का आकलन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा है वार्षिक परीक्षा या अध्याय के अंत में। ठीक है, अध्याय के अंत में प्रश्न पूछना। ठीक, एक और रह गया आपका, और यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट है बेटा, विद्यालय आधारित आकलन। कैसे क्वेश्चन बनते हैं अभी बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपका। विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है, देखो NCF 2005 ने स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली तथा विद्यालय आधारित आकलन की सिफारिश की है। क्यों की है ऐसा, देखो ऐसा होता है जैसे कोई बच्चा इंटर या 12th के एग्ज़ाम के लिए, कहाँ आपने देखा ही होगा, आप लोगों ने भी दी हैं, जहाँ पर आपका स्कूल होता है वहाँ पर इसका एग्ज़ाम नहीं होता है। कहाँ पर होता है, या तो दूसरे स्कूल में होता है। तो दूसरे स्कूल में जब बच्चा जाता है तो आपने देखा होगा बच्चा डरा जाता है, खौफ के जाता है, जितना उसे आता भी होता है वो पेपर नहीं कर पाता है। अब तब क्या होता है, जब हम परीक्षा में जाके बैठते हैं, एक वहाँ का अधिकारी आता है और ज़ोर से चीखता है और तू तड़ाक से बात करता है, ओए तू क्या कर रहा है, चल इधर मुड़िया कर, पीछे कोई नहीं देखेगा। तो इसमें बच्चा क्या होता है, सहम जाता है और डर जाता है, जो पेपर उसे आता होता है वो भी नहीं कर पाता है। तो NCF 2005 ने कहा कि भाई आप क्या करेंगे, स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली या विद्यालय आधारित आकलन की सिफारिश की। ठीक, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है विद्यालय आधारित के अंतर्गत, क्योंकि सतत आकलन सिर्फ विद्यालय में ही हो सकता है। अब सतत का मतलब होता है लगातार, जैसे कि क्लास में मुझसे गलती हुई, किसी ने टॉपिक पढ़ाया, या आप एक टीचर हैं, आपने एक मैथ का सम पढ़ाया, मैथ पढ़ाने के बाद आपने देखा हासिल वाले में, या जो बोरो वाले होते हैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, हासिल या बोरो वाले, अब बच्चा सीख नहीं पाया तो आप उसका आकलन वहीं करेंगे, करने के बाद यानी कि निदान करने के बाद आप उसको उपचार दे देंगे। लेकिन अगर यही आपका वार्षिक अंत में हो, अब मैं वहाँ पर बोर्ड का एग्ज़ाम देकर आया हूँ, मुझसे हो गई कोई गलती, अब एक बात बताओ, एग्ज़ामिनर मुझे फ़ोन करके तो बताएगा नहीं कि बेटा आपने यहाँ गलती करी है, वो तो सीधा मुझे फेल कर देगा। ठीक है, तो सतत आकलन कहाँ पर हो सकता है, विद्यालय आधारित आकलन में ही संभव हो सकता है। अब आकलन के दौरान जो पाई गई कमियों की प्रतिपुष्टि देकर विद्यालय में ही किया जा सकता है, इसे बोर्ड एग्जाम में नहीं किया जा सकता। वहाँ तो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा, या तो फेल करेगा हमें या तो हमें पास करेगा, ऐसा ही तो होगा ना। तो ये सिफारिश की उसने, और क्या सिफारिश की, कहता है कि खेल कूद मनोरंजन आदि शिक्षा के क्या होते हैं, अभिन्न अंग हैं, जिनका वार्षिक परीक्षा में कोई प्रश्न पत्र नहीं होता है, जिनका आकलन सिर्फ विद्यालय में ही हो सकता है। तो आपने देखा होगा जो खेल कूद होते हैं उसके सर्टिफिकेट मिलते हैं बच्चों को, तो ये सब चीज़ें कहाँ पर होती हैं,
क्लास के विद्यालय के अंतर्गत ही होती हैं। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल अभी दिया था कि बाह्य प्रेक्षकों की उपस्थिति में बच्चे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, तो विद्यालय आधारित अधिगम आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, विद्यालय आधारित आकलन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं? सतत एवं व्यापक आकलन। सतत, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, सतत क्या होता है, जो सतत मूल्यांकन अभी मैं आपको बता के आया हूँ। सतत आकलन क्या होता है? सतत यानी कि लगातार करना, यानी कि विद्यालय के अंदर बच्चों का लगातार क्या करना, आकलन करना, क्या कहलाता है, सतत आकलन कहलाता है। ये तो आपको अभी मैं पीछे बता चुका हूँ, सेम वही है। लेकिन व्यापक आकलन किसे कहते हैं? देखो, व्यापक आकलन हमारे यहाँ क्या होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, और ये 100 नंबर हाई स्कूल इंटर में किस पे मिलते हैं? हमें लिखने पे मिलते हैं। ठीक, तो और जबकि भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं, सुनना, बोलना और लिखना और पढ़ना। ठीक, लेकिन जो हमें नंबर मिलते हैं केवल लिखने के मिलते हैं, 3 कौशल के हमें नंबर नहीं मिलते हैं, यानी कि तीनों का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। तो ये हमारा व्यापक आकलन नहीं है। तो व्यापक आकलन सर हुआ क्या? ये तो संकुचित आकलन हो गया। तो व्यापक आकलन ये हुआ कि क्या हो, उन्होंने कहा, एनसीएफ ने सिफारिश की कि व्यापक आकलन यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो 25 नंबर सुनने के, 25 नंबर बोलने के, ठीक, 25 नंबर इस तरीके से, मतलब चारों कौशलों का कुछ ऐसा एग्ज़ाम लिया जाए जिसमें कि 25 नंबर के आपको नंबर 100 मिलाकर दिए जाएं। ये होता है आपका व्यापक आकलन। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक आकलन। ठीक है, इनको मैंने एक साथ इसलिए लिया क्योंकि ये जल्दी एक बार में समझ में आ जाएंगे। निदानात्मक बेटा निदान करने के लिए होता है, यानी कि डायग्नोसिस। जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, पहले आपको चेक करने से पहले चेक करने के बाद दवा देने से पहले क्या करता है, डायग्नोसिस कराता है। आपको कुछ पर्चे पे लिख के देता है, कहता है आप खून की जाँच करा लीजिए, उसके बाद ही मैं दवा दूंगा। आप जिस जगह जाते हैं जाँच कराने, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि डायग्नोसिस लिखा होता है। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि पहले आप अपनी जाँच कराइए और पता करके आइए कि इसमें क्या बीमारी है, उसके बाद ही मैं आपका उपचार करूँगा, जिसे हम रेमेडियल बोलते हैं। तो वहाँ से उठा के मैं यहाँ पे लाता हूँ। ये बात क्लियर हो गई कि निदान और उपचारात्मक क्या हो गया, यानी कि डॉक्टर का पर्चे पे लिखकर खून की जांच कराना, पता करने के बाद उसकी दवाई देना, ये निदानात्मक से लेके उपचारात्मक हो गया। ठीक है, जांच कराना निदानात्मक, उसका उपचार करना, फिर जैसे किसी को डेंगू हो गया, ये मैंने क्या किया, जांच करवाने के बाद निदान, डेंगू की अब मैं दवा दूंगा, ये हो गया उपचार। सेम प्रोसेस इसमें होता है कि बच्चा क्या गलती कर रहा है, उसका पहले आप, बच्चा अगर क्लास में समझ नहीं पा रहा है, कुछ बैठ के मैं रोज़ पढ़ा रहा हूँ हर तरीके से, लेकिन बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो मैं कंटिन्यू नहीं रखूँगा पढ़ाई को। मैं पहले क्या करूँगा, उसका डायग्नोसिस करूँगा, उसके बाद देखूँगा कि ये किस तरीके से पढ़ सकता है। लास्ट आपका पॉइंट है घटनावृत्त, जिसे हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। इसे हम कैसे समझेंगे? देखो, घटनावृत्त यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड, यानी कि जो कॉलेजों में आपके, जैसे कि कोई संगीत में टॉप करता है, कोई रेसिंग में टॉप करता है, कोई स्विमिंग में टॉप करता है, तो जो उसके लिए जो रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, जैसे कि टॉप किया संगीत में किसी बच्ची ने, तो उसका रिकॉर्ड बना के उसके पेरेंट्स तक पहुंचा दिया, या खुद बना अपने रिकॉर्ड में बना कर रखते रहे। ठीक है, ये कोई भी ऐसा गेम हो गया, ठीक है, जैसे संगीत में टॉप करा किसी ने, या स्विमिंग में टॉप करा किसी ने, या सिंगिंग में टॉप करा, तो डांसिंग में टॉप करा, तो जो उसके रिकॉर्ड बनाए जाते हैं उसे हम घटनावृत्त यानी कि घटना चक्र बोलते हैं एक तरीके का, तो उसे हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। ये रिकॉर्ड तैयार करने के बाद जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट के रूप में बना दिया, उसे बच्चों को दे दिया घर पर, उसके घर पर पहुंचा दिया। ठीक, लेकिन उसका रिकॉर्ड भी एक लिखित में रूप में क्या होता है, वहाँ पर बना हुआ होता है कॉलेज में। ठीक है, सर्टिफिकेट दे दिया टॉप का, किसी भी चीज़ का। ठीक, तो ये किसके अंतर्गत आती हैं चीज़ें, ये आ जाती हैं घटनावृत्त यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड के रूप में आती हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है।